गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अपने लास्ट डे देखे थे और अच्छे से समझे थे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में भी अपने डिस्कस किए थे और उसको बहुत अच्छे से क्लियर किए थे। अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कुछ केस लॉज के बारे में भी जाना था और कुछ अदर बेसिक्स पॉइंट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज चैप्टर्स के देखे थे और उसको अच्छे से क्लियर किए थे। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप उसको देखकर अपने जो भी चार्जेस से रिलेटेड बेसिक्स पॉइंट्स हैं उसको ज़रूर क्लियर कर लें। और अपने आज आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि सेक्शन 77 में क्या क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर द अमेंडमेंट और उसको अच्छे से समझेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने सीधे सेक्शन 77 पे आते हैं। सेक्शन 77 जो है चार्ज का, ये है ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। नाउ इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए एक बार हम ब्रीफ करते हैं, जो अपने समझे हैं चार्ज क्या होता है और कैसे किसको कौन से चार्ज को रजिस्टर कराना है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने को कोई भी चार्ज को रजिस्टर कराना है किनके साथ में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में, यानी कि आरओसी के पास रजिस्टर में ये मेंटेन होगा। तो सर कौन कौन सी चार्जेस, तो एनी चार्ज क्रिएटेड विद इन और आउटसाइड इंडिया। यस, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि आउटसाइड इंडिया भी एप्लीकेबल है अगर आप कुछ चीज क्रिएट करते हैं तो। सो एनी चार्ज क्रिएटेड विद इन और आउटसाइड इंडिया, नंबर वन। कोई ऐसी प्रॉपर्टी या एसेट्स ऑफ द कंपनी, कोई भी एसेट्स प्रॉपर्टी कुछ भी हो ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ कंपनी, तो उसके ऊपर क्रिएट किया गया हो, चाहे वो टेंजिबल हो सकता है या फिर इंटेंजिबल। ये इंटेंजिबल टेंजिबल दोनों ही एसेट्स आउटसाइड भी हो सकते हैं और विद इन इंडिया भी हो सकता है। तो इन सभी एसेट्स को रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है, यानी कि इन सभी चार्ज को, इन एसेट्स पे जो चार्ज क्रिएट कराया गया है, इन सभी चार्जेस को रजिस्टर कराना पड़ेगा। सो एक बार और पढ़ते हैं, एनी चार्ज विच इज क्रिएटेड विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ऑन इट्स प्रॉपर्टी और एसेट्स or any of its undertaking, whether tangible or otherwise, and situated in or outside India। तो ऐसे चार्ज को हमको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि कंपनी को रजिस्टर कराना होगा किसके पास, मिनिस्ट्री के पास। सच चार्ज शैल बी रजिस्टर इन फॉर्म CHG1। याद है ना, जब अपने CHG1 देखे थे, इंटीमेट करना आरओसी को, किसके लिए, रजिस्टर कर लीजिए सर मेरा चार्ज को जो मैंने क्रिएट किया है क्या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे, तो वो करना है CHG1 पे फाइल करना होगा आपको। ठीक है, CHG1 किसके लिए था, अदर देन डिवेंचर के लिए। याद है ना, नहीं याद है तो एक बार आप बैक करके देख सकते हैं हमारा जो वीडियो जहाँ पे अपने चार्ज के फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन किए थे। और अगर मान लीजिए कि ये डिवेंचर से रिलेटेड है चार्ज, तो आप कौन सा फॉर्म भरेंगे, CHG9। लेकिन ये सब अपने को करना है विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन। ओके, आइए देखते हैं। एक कंपनी है, कंपनी ने चार्ज क्रिएट करा, किस पे किया, तो मान लीजिए चार्ज कंपनी ने क्रिएट किया विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। जैसा मैंने आपको बताया, चार्ज कहाँ पे, कौन से एसेट्स पे हो सकता है, चार्ज प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ एनी अंडरटेकिंग्स हो सकता है। ठीक है, और चाहे ये टेंजिबल हो सकता है या फिर इंटेंजिबल हो सकता है, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। क्लियर है, चलिए अब आगे आते हैं। कंपनी के पास, जिस कंपनी ने जो चार्ज क्रिएट किया है बैंक के साथ में, उनको, वो कंपनी को किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आरओसी को। यही समझिए था अभी तक, इंटीमेशन करना होगा चार्ज के रजिस्ट्रेशन का, क्रिएशन का, सो दैट कि दे कैन रजिस्टर, यानी कि आरओसी कैन रजिस्टर विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब ये दो फॉर्म हो सकते हैं, यहाँ पे CHG1 हो सकता है या फिर CHG9।
समझ में आ गया। और इस CHG1 और CHG9 के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज जाएगा। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज क्या होता है? तो जो डीड क्रिएट होता है, जो दोनों के बीच में जो आपस में एग्रीमेंट बनती है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। और अगर इन केस में डीड एब्सेंस है तो आपका बोर्ड रेजोल्यूशन भी काम करेगा। नाउ किस केसेस में बोर्ड रेजोल्यूशन का काम आएगा? तो अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी को जब आप सिक्योरिटी के रूप में देते हैं तो क्या वो ओरल हो सकता है कि हम बोल दें कि हाँ ठीक है आप ले लो, ये मेरा प्रॉपर्टी है, इसके बदले आप मुझे पैसा दे दो। ओरल ओरल हो सकता है क्या वो मॉर्गेज? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ऐसा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में लिखा हुआ है कि रिटर्न डीड होना चाहिए मॉर्गेज करवाने के लिए। मतलब कोई भी अगर आप मॉर्गेज प्रॉपर्टी मॉर्गेज के रूप में लोन ले रहे हैं तो वो इट शैल बी रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, करेक्ट। बट क्या ये ओरल में हो सकता है? प्लेज की बात करें तो जी हाँ, प्लेज की अगर बात करें तो प्लेज के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यही मेंशन किया गया है कि इट कैन बी इन ओरल और रिटर्न, ये दोनों में हो सकता है, चाहे आप रिटर्न में करवा लें या ओरल में करवा लें। प्लेज के केस में यहाँ पे आपका डीड तो बना नहीं, तो इन दैट केस अगर कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन भी है तो वो भी हमारा कंक्लूसिव एविडेंस ट्रीट किया जाएगा एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। आरओसी को इन्फॉर्म कर दिया गया कंपनी के द्वारा विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, इन्फॉर्म CHG1 और CHG9 along with इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। समझ में आ गया? नाउ आरओसी विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ चार्ज, इन्फॉर्म CHG2। अगर फॉर्म्स का आपने नहीं देखा है तो एक बार फॉर्म्स के बारे में देख लें, सो दैट कि आपको इजीली वहां पे समझ में आ जाए। बिकॉज अगर वापस से मैं वही चीज बताऊंगा तो ये थोड़ा लेंदी होता चला जाएगा, तो मैं उसको नहीं बता रहा हूं। आप एक बार आप पीछे जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर मैंने 30 दिन के अंदर नहीं किया तो ये रोल ही है कंपनी सेक्रेटरी का कि आप इसका कंप्लायंस करें। और आपको अगर चार्ज क्रिएशन हुआ है आपकी कंपनी में तो विद इन 30 डेज आप कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक और वे आउट भी है ऐसा, जिसको आप अगर चाहें तो यूज कर सकते हैं। आप अपने जो कंसर्न बैंक है उसके साथ भी आप अपना बात कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप ये बोले उनको कि सर देखिए अगर आपने लोन सैंक्शन कर दिया है जो भी अमाउंट का है तो आप लोन का डिसबर्समेंट ना करें, यानी कि लोन का जो अमाउंट है वो कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर ना करें अनटिल कंपनी आपको चार्ज के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको प्रोवाइड करे। जब चार्ज का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर देगी आपके पास या सबमिट करेगी, देन आप उनको ये लोन का अमाउंट ट्रांसफर कीजिएगा। इससे क्या होगा? इससे बैंक भी सेफ रहेंगे और इससे आप भी सेफ रहेंगे। क्या होगा कि अगर 30 डेज के अंदर आप रजिस्टर नहीं कराते हैं तो अगर आप 30 डेज के अंदर यानी कि 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ के चार्ज के अंदर आप नहीं कराते हैं तो आपके पास कंपनीज एक्ट के ऑर्डिनेंस आने के बाद जो नया टाइमलाइन दिया गया है वो है कि आपको नेक्स्ट 30 डेज का टाइम मिलेगा। अगर कुछ लोगों ने यहाँ पुराना पढ़ा हुआ है तो उनको याद होगा कि 30 डेज में सर नहीं कराया तो आप अगले 270 डेज में करा लीजिए, यानी कि टोटल 300 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज में आप अपना चार्ज का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। लेकिन कंपनीज का ऑर्डिनेंस आने के बाद ये जो अमेंडमेंट आया है ऑर्डिनेंस एक्ट 2018 में, वहां से आपका ये नया टाइमलाइन चालू हो जाता है जिसमें ये कहा गया है कि आप इंटीमेट करेंगे कितने दिन में? 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज में, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एक एडिशनल टाइम मिल रहा है। कैसे? आपको नेक्स्ट 30 डेज का फिर से टाइम मिलेगा कि आप इस 30 डेज में नहीं किए तो नेक्स्ट 30 डेज में कर लीजिए। नहीं कर पाए इस 30 डेज में भी तो यानी कि टोटल कितना हो गया? 30 + 30 यानी कि 60 डेज में भी आपने नहीं किया तो क्या होगा? तो आपके पास एक और मौका रहेगा, इफ नॉट फाइल विद इन 60 डेज, ये जो 30-30 होगा 60 डेज, 60 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज के फाइल में आपने नहीं किया तो देन फाइल इट विद इन नेक्स्ट 60 डेज। आपके पास 60 डेज का और एडिशनल टाइम दिया जाएगा। यहाँ जो 30 डेज था वो एक अलग टाइम था, ये एक 30 डेज एक्स्ट्रा टाइम मिला, देन अलग से फिर एडिशनल आपको 60 डेज मिला, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पहले जो अपने को 300 डेज देती थी इन टोटलिटी ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, वहां अब इसको घटाकर 120 डेज ही कर दिया गया है। नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर 120 डेज में भी आपने रजिस्टर नहीं कराया तो कुछ लोग कहेंगे कि सर इसके बाद भी अपने पास ऑप्शन होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाइए और वहां अप्रूव डोनेशन करवा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनीज ऑर्डिनेंस एक्ट आने के बाद और ये अमेंडमेंट हो जाने के बाद अब ये 120 डेज के पास कंपनी
के पास कोई भी स्कोप नहीं है कि वो फॉर्म को फाइल करवा पाए। यानी कि इफ नॉट फाइल विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, यानी कि 30 प्लस 60 वाले में डेज, then there is no scope of filing the form. Even central government has no power to grant further extension. Correct? याद रहेगा। अब यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं रहेगा, जो पिछले पावर था कि आपको ग्रांट करते थे बियॉन्ड 300 डेज, या फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्डोनेशन मिलता था। अब यहाँ पे नहीं रहेगा और आपको क्या हो जाएगा, यहाँ आप पेनलाइज्ड हो जाएंगे। और ये जो 60 डेज आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इफ नॉट फाइल विद इन 60 डेज देन नेक्स्ट फाइलिंग विद इन नेक्स्ट 60 डेज, यहाँ आपको एड वोलरम ड्यूटी देना पड़ेगा। अब एड वोलरम ड्यूटी क्या होता है कि वो ड्यूटी आप नॉर्मल जो फीस होगा वो भरोगे, एडिशनल फीस जो होगा वो भरोगे, और उसके ऊपर आपको वो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, जिस ड्यूटी भरनी पड़ेगी जो कि आपके जो लोन अमाउंट होंगे ना उसके ऊपर परसेंटेज के रूप में आपको डिसाइड किया जाएगा कि इतने अमाउंट का लोन है, यानी कि जितना हेवियर अमाउंट का लोन उतना हेवियर अमाउंट का पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। क्लियर? हम लोग जैसा मैंने आपको बताया कि अब अपने पास, अब कंपनी के पास ये ऑप्शन नहीं रहा कि वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले करे। करेक्ट? तो ये आप अब यहां से कंसेप्ट गया है। ओके, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि वी कैन से, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट, हाँ वी कैन से दैट विद इन 30 डेज अगर आपको कंपनी को फाइल करनी होती है तो देन आप नॉर्मल फीस फाइल कीजिए। ठीक है, आपको नॉर्मल फीस के साथ ही कंपनी का फॉर्म फाइल हो जाएगा, CAG 1 हो या CAG 9 हो, ये दो फॉर्म अगर विद इन 30 डेज आप फाइल कर देते हैं। तो अगर आप विद इन 30 डेज नहीं करते हैं तो नेक्स्ट 30 डेज का आपके पास टाइम है, आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा, आपको एक एडिशनल फीस भी भरनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर इसके बाद आप नेक्स्ट 30 डेज यानी कि टोटल 60 डेज में नहीं भरते हैं तो देन एडिशनल 60 डेज का टाइम मिल रहा है आपको, जिसके साथ आपको एड वोलरम ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये अब नया अमेंडमेंट के साथ हो गया है। बियॉन्ड 120 डेज अगर आप जाते हैं, अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो क्या होगा, आपको सेक्शन 86 का फॉलो करना पड़ेगा। नाउ ये सेक्शन 86 क्या बोलता है, तो सेक्शन 86 इज ऑल अबाउट द पेनल्टी दैट ऑल द कंपनी, अगर मान लीजिए कि कोई डिफॉल्ट करती है कोई भी कंपनी, तो इन दैट केस उन कंपनीज को सेक्शन 86 का पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 86 में लिखा गया है कि if there is any contravention of any provision contained in this chapter shall be punishable। यहाँ पे कौन सी पनिशेबल है, क्या पनिशमेंट मिल रही है, फाइन है कि इम्प्रिजनमेंट है, और क्या एडिशनल पेनल्टी है, वो आप अपने को अगले इसके आगे अपने देखते हैं, फिर आपने समझेंगे कि इसके अंदर ये कितनी बड़ी चेंजेस आ गई है सेक्शन 77 में। ठीक, ओके, आपको क्लियर है ये चीज? अगर आप नोट करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, आइए आगे देखते हैं। ड्यूटी टू रजिस्टर ऑफ चार्ज के एक इलस्ट्रेशन के रूप में आपको क्या समझा पाता हूं मैं। आइए, लिमिटेड क्रिएटेड चार्ज ऑन इट्स फिक्स एसेट्स ऑन 1 जुलाई 2018 in favor of X Limited but failed to register it within the registrar of companies. Can the company register it now? ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने पुराना सेट किया है जानबूझकर, मैं आपको कुछ चीज बताने के लिए। इसको मैं दो तरीके से प्रेजेंट करता हूं। एक तो पहले मैं पुराने प्रोविजन को दिखाता हूं, पहले क्या होते था, और अभी क्या क्या है वो मैं दोनों दिखाऊंगा। आइए देखते हैं। अगर ये मैं पुराने ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से देखूं ना तो कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा। यस, द कंपनी कैन रजिस्टर द चार्ज क्रिएटेड ऑन 1 जुलाई 18। द कंपनी हैज टू रजिस्टर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन। ये मैं पुरानी की बात बोल रहा हूँ, आज के डेट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। वो 1 जुलाई 2018 को क्रिएट किए तो उनके पास 30 डेज का टाइम था, वहां से 30 डेज के अंदर उनको फाइल करना था, उन्होंने नहीं किया तो क्या करेंगे वो, इफ फेल्ड देन विद इन नेक्स्ट 270 डेज। अगर वो 300 दिन के अंदर भी नहीं करते हैं तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, वो उस समय का बात था कि अगर आप 300 दिन तक फाइल नहीं करते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का ऑर्डर लेना पड़ेगा। ये पुराना प्रोविजन मैंने बताया जस्ट आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, ये आप अगर आप मान लीजिए आप सेक्रेटरी ऑडिट करने जाते हैं तो आप जब बैक ईयर्स के, अगर आप बैक ईयर्स के पेपर्स में कोई डिफॉल्ट पाया जाता है या ऑडिट करते वक्त देखा जाता है तो उस समय ये बहुत काम आ जाएगा कि 300 में उन्होंने नहीं किया तो वो लोग बोलेंगे ऐसा तो कभी था ही नहीं, हम लोग तो हमेशा यही देखते आए हैं कि 60 आपको मिल रहा है। लेकिन पुराना प्रोविजन अकॉर्डिंगली तब तक के लिए याद रखना पड़ेगा जब तक ये फुल्ली एकदम से वैनिश ना हो जाए।
क्योंकि अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। कुछ सेक्रेटरियल ऑडिट्स के जब आप रिपोर्ट्स जब सेक्रेटरियल ऑडिट पे जाएंगे तो पुराने पेपर्स अगर देखने हैं तो वहां आपको यही देखना, मान लीजिए कि कोई किसी ने डिफॉल्ट ही कर रखा है, या फिर कोई कंपनी, मान लीजिए आप ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं कंपनी का, तो कोई बैक ईयर्स से आपको चेक करना है, तो इन दैट केस आपको पुराने प्रोविजंस को ही फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ आप नए प्रोविजन को नहीं बोल सकते, या फिर वहां उस वक्त आप वहां पे खड़े होके ये नहीं बोल सकते हैं कि मैंने पुराना प्रोविजन तो नहीं जाना है या फिर नहीं पढ़ा है मैंने। ठीक है, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके नॉलेज में रखिएगा, इसको भूल मत जाइए। दो इट्स एग्जाम के लिए और आपके अब जो आफ्टर 12th of November 2018 के बाद से अब ये इसका कोई यूज नहीं रहा इस प्रोविजन का, बट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेक्रेटरियल पॉइंट या फिर विजिलेंस बोले उस वक्त उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये मैं काट दिया इसको। अब इसी एग्जांपल को आगे देखते हैं एक न्यू वे में, यानी कि अपने न्यू एक्ट के थ्रू में। अब देखते हैं क्या होता है। सेम चीज में क्या था, अब मेरा चार्ज कब क्रिएट हुआ है, 2020 में, यानी कि आज से 1 महीना पहले की बात, मतलब 15th में मैं अभी हूँ, मैं पुराने का 1 मंथ का बोल रहा हूँ, यानी कि अप्रैल लास्ट मंथ लॉकडाउन के ड्यूरिंग का प्रोसेस है। अगर अप्रैल 1 को अगर किसी ने चार्ज क्रिएट कराई है तो कोई भी कंपनी, तो क्या वो चार्ज का रजिस्टर कर सकती है? जी हाँ, कर सकती है। Yes, the company can register the charge created on 1st April 2020. Then the company has to register charge within 30 days. कितने दिन के अंदर कर लेना है? 30 days. आपने पढ़े थे अभी, चार्ज क्रिएशन से 30 डेज के अंदर वो रजिस्टर कर लेंगे। इफ फेल्ड देन विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर वो मान लीजिए अप्रैल 1 को किए तो मई तक के पास आपका टाइम था। अगर आप मतलब 30th मई तक 30th अप्रैल तक के आपके पास टाइम है। अगर आप 30th अप्रैल तक नहीं कर पाते तो नेक्स्ट 30 डेज आपको फिर से मिल रही है। मई का पूरा मंथ मिला, यानी कि टोटल 60 डेज के अंदर विथ एडिशनल फीस आप फाइल कर रहे हैं। अगर आप मई में भी नहीं किए तो कंपनी के पास एडिशनल 60 डेज का टाइम मिलेगा, यानी कि जून जुलाई 2 महीने का और एडिशनल टाइम मिल गया विथ एड वोलेरम ड्यूटी के साथ। मतलब आप क्रिएशन से आप जब 60 डेज के, यानी कि वो 60 डेज में नहीं कर पाए तो एडिशनल 60 डेज के बाद आपको एड वोलेरम ड्यूटी के साथ पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि उस समय आप चार्ज का रजिस्ट्रेशन करा सकते। इफ फेल टू फाइल विद इन 120 डेज देन, अगर मान लीजिए जैसे अपने समझे थे अपने डिस्कशन के दौरान कि जब कंपनी के पास 120 डेज, अगर उस कंपनी ने 120 डेज के अंदर में अगर फाइल नहीं करी तो क्या होगा, कंपनी के पास कोई स्कोप नहीं है, इवन वो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का ऑर्डर लेकर भी वो बियॉन्ड 120 डेज वो फाइल नहीं कर सकते। अब क्लियर हो गया आपको? ये हमारा ओल्ड प्रोविजन है और ये हमारा न्यू वाला, ये देखिए, ये ओल्ड और ये न्यू प्रोविजन। ओके, क्लियर है? अगर कुछ भी डाउट रह जाए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चंस पुट कर दीजिए, सो दैट मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें उसी अमेंडमेंट में, यानी कि सेक्शन 77 में जो अमेंडमेंट आया है, पहला अमेंडमेंट था रिगार्डिंग जो न्यू एकदम चेंजेस हो गए उसके बारे में। अब देखते हैं कि हमारे जब भी अमेंडमेंट्स आते हैं ना पुराने को नए में बदल कर, तो ऐसा नहीं है कि पुराने वाले को पूरा तरह से एग्जिट आउट कर दिया जाता है। वहां पे कुछ कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मिलता है कि अगर मान लीजिए क्या होता है कि अगर आज के डेट में मैं कोई अमेंडमेंट लाऊं, मान लीजिए आज के डेट में मैं अगर अमेंडमेंट लाया हूं तो ये जाहिर सी बात है कि इससे पहले वाले डेट में लोगों ने चार्ज का क्रिएशन करा होगा, राइट? तो अगर उन्होंने चार्ज का क्रिएशन अमेंडमेंट आने से पहले कर लिया, अमेंडमेंट के डेट से पहले कर लिया, तो देन उनको कब तक करना है? तब तक तो ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि कोई भी अमेंडमेंट जो भी नोटिफाइड किया जाता है उस वक्त तो एप्लीकेबल नहीं था, उन्होंने उस वक्त चार्ज क्रिएट किया था। तो क्या होगा उस समय? क्या उनको 30-30-60 वाला फॉलो करना पड़ेगा या उनको वही पुराना वाला 300 डेज वाला फॉलो करना पड़ेगा? करेक्ट, उनको पुराना वाला ही फॉलो करना पड़ेगा। क्यों पुराना वाला फॉलो करना पड़ेगा? क्योंकि उस वक्त नया जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल था ही नहीं। बट कंपनी यहाँ पे कंपनीज एक्ट में जब ये चेंजेस आया तो इसमें भी कुछ ना कुछ अमेंडमेंट के साथ लाए कि पुराने वाले को इतना टाइम पहले की तरह नहीं दिया जाएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो आइए देखते हैं। इसको भी वही एग्जांपल अपना पुराना लेते हैं। 1 जुलाई 2018 को एक्स लिमिटेड ने चार्ज क्रिएट करी, ठीक है, रजिस्टर करना था, कंपनी ने नहीं करा पाई। क्या कंपनी कर सकती है? तो यस, कंपनी कैन रजिस्टर द चार्ज। कब तक? विद इन 300 डेज। 2018 से 300 डेज आपका कब कंप्लीट होता है? यहां देखिए,
26 अप्रैल 2019 के आसपास, करेक्ट। ये देखिए 26 अप्रैल 2019 के आसपास आपका डेट ऑफ 300 डेज कंप्लीट हो रहा है। तो मतलब कंपनी को 19 अप्रैल तक करा लेना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने इस वक्त नहीं कराया। डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डिनेंस क्या है? नवंबर 2018। यानी कि नवंबर में जब ये ऑर्डिनेंस आ गया था, तो इसके बाद जो भी चार्ज क्रिएट होंगे प्रोविजन के अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन इससे पहले वाले जो होंगे वो पुराने अकॉर्डिंग हो रहे। उस पुराने वाले के साथ साथ उनको कहा गया कि आप विद इन 300 कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप विद इन 300 नहीं कर पाते हैं तो आपको ऑर्डिनेंस से 6 मंथ का एडिशनल टाइम मिल रहा है। अब इसको कैसे समझेंगे? अगर मान लीजिए कि ये एग्जांपल में देखिए डेट ऑफ क्रिएशन कब था आपका, 1 जुलाई 2018, 300 डेज कब कंप्लीट हो रहा है? अप्रैल में। आपका ऑर्डिनेंस कब आ गया? नवंबर में। यानी कि नवंबर से 6 मंथ आपका कब कंप्लीट हो रहा है? 11th ऑफ मे, राइट। 11th ऑफ मे आपके, तो यानी अप्रैल 2019 तक उन्होंने नहीं कराया, तो क्या वो रजिस्टर करा सकते हैं? तो जो पुराना सिस्टम था ना, अप्रैल 300 डेज तक नहीं गए तो क्या करना होगा? कॉन्डोनेशन डिले, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाए। लेकिन नए ऑर्डिनेंस के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पावर हटा दिया गया। तो अगर ऐसा करती कंपनीज एक्ट में कि 300 डेज के बाद पुराने वाले के अकॉर्डिंगली वो पावर देती उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को रजिस्टर कराने का, तो यहाँ डिफॉल्ट हो जाता या कंट्राडिक्ट होता कि अगर आप पुराने वाले में पास कर रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं कि आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं, तो नए वाले में भी दीजिए। इसलिए ऑर्डिनेंस को इस तरह से प्रेजेंट किया गया जहां पे ये बोला गया कि अप्रैल 2019 तक अगर आप नहीं करा पाते हैं, ठीक है, 300 डेज के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एडिशनल टाइम मिल रहा है, कितने का? 6 मंथ का। तो सर यहाँ पे अप्रैल से 6 मंथ नहीं है, नॉट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे ही कुछ घुमा के आएगा। अप्रैल से 6 मंथ नहीं मिल रहा है सर आपको, यहाँ आपको ऑर्डिनेंस जब से पास हुआ वहां से 6 मंथ मिल रहा है। आपको नवंबर से लेकर आपके पास 6 मंथ का टाइम है। अब आप नवंबर से 6 मंथ कैसे देखिए? दिसंबर 11, जनवरी 11, फरवरी 11, मार्च 11, अप्रैल 11 और मई 11, राइट। यानी कि टोटल 6 मंथ आपका कंप्लीट हो रहा है 11th ऑफ मई 2019 को। डेज तक का आपके पास टाइम है। तो आप यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि मुझे 6 मंथ नहीं मिला फ्रॉम 300 डेज कंप्लीट के बाद, तो उस प्रोविजन ही नहीं है सर। जो प्रोविजन क्या है? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस जिस दिन पास हुआ वहां से 6 मंथ। ओके, तो हम लोग कंक्लूड ये कर सकते हैं, सो एज पर द अमेंडेड प्रोविजन द कंपनी हैज टिल टाइम टिल 11th ऑफ May 2019 टू रजिस्टर द चार्ज। ओके, ये ओल्ड प्रोविजन और इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेक्रेटरियल ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और ये तो खास करके इंपॉर्टेंट है क्योंकि कमिंग ईयर में आप जब ऑडिट करने जाएंगे तो आप जब देखेंगे तो यहाँ ये डिफॉल्ट्स आपको मिलने वाली है। सो आज हम लोगों ने देखा सेक्शन 77 के प्रोविजंस के बारे में, साथ ही हम लोगों ने अमेंडमेंट्स को भी देख लिया। वो अमेंडमेंट्स जो ऑर्डिनेंस के रूप में 2018 नवंबर 2 नवंबर 2018 को आई थी। एंड एक छोटा सा करेक्शन है जिसको आप इसके साथ साथ करेक्ट कर लें, जो आपको करंट स्लाइड पे आपको दिख रही है। वो फर्स्ट वन इज जो whichever इज अर्लियर, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना वहाँ पे पिंक मार्क में, उसको आप वहाँ से रिमूव करके एडिशनल टाइम वहाँ पे नोट कर लें, मतलब कि 6 मंथ जो है वो एडिशनल टाइम दिया गया। एंड दूसरा जो है वो है कि द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डिनेंस जो आप नीचे देख रहे हैं वो होगा 2 नवंबर 2018, जो गलती से 12th ऑफ नवंबर 2018 हो गया, ठीक है। इसके साथ ही जो 6 मंथ कंप्लीट हो रहा है वो हो जाएगा 1 ऑफ May 2019, जो कि वहां पे 11th ऑफ May 2019 दिख रहा है। ओके, सो ये कुछ करेक्शंस थे जो आपको मैंने करवा दिए। तो दोस्तों लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि आपको ये सारे वीडियोस मिलते रहें, ऐसे कंपनीज लॉ पे हो या कोई भी कॉर्पोरेट लॉ पे हो, उससे मिलती रहें आपको। और सेकेंडली पार्ट 3 में इस वीडियो को बहुत जल्दी ला रहा हूँ, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।